हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास 11th की जर्नी। बेटा सबसे पहले वेलकम, आप क्लास 11th में आ गए हो और क्लास 11th का आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो बेटा क्लास 11th की पढ़ाई को ढंग से करना, सीरियसली करना, क्योंकि क्लास 11th क्लास 10th के रिस्पेक्ट में बहुत हार्ड है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे थ्रू आउट द ईयर सीरियसली पढ़ाई में, आज का अपना पहला लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और पहला लेक्चर अपना है फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स है क्या, क्यों पढ़ना है हम लोगों को? तो देखो, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। एक्चुअली मोशन में आपके दो चैप्टर हैं, ठीक है। एक है मोशन इन 1D और एक है आपका मोशन इन 2D, ठीक है। तो 1D में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है 1D में, ठीक है। 2D में आपको क्या पढ़ना है? 2D में आपको पढ़ना है मोशन इन 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में भी कई सारे केसेस बनेंगे। जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा तब क्या होगा, कोनिकल पेंडुलम कैसे वर्क करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे 2D में, ठीक। तो बेसिकली आपका जो काइनेमेटिक्स है उसमें आपका सिर्फ मोशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब वो मोशन चाहे 1D में हो और चाहे वो 2D में हो। तो आज अपना हम लोग शुरू कर रहे हैं मोशन इन 1D। पहला चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं हम लोग आज, मोशन इन 1D। और इसको आप बोलते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या तो आप मोशन इन 1D बोल लो, या तो आप बोल लो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही चीज। या रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटा रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1D या मोशन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को जान लो। पहली चीज क्या होती है कि पोजीशन, किसी भी चीज को अगर आप डिफाइन करने जा रहे हो, उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो ये जानो कि उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी ना किसी एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ये क्या होता है? अब सपोज करो कि यहां पर कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ए को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि इसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट ना हो। मान लो सपोज कर लो ये 3D में है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है 0,0,0, ठीक। और अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हो। क्या बताओगे आप कि भाई ये जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? मान लिया x, y, z, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में ओरिजिन से x यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। और y एक्सिस में ये ओरिजिन से y यूनिट की दूरी पर है, z एक्सिस में ओरिजिन से ये z एक्सिस की दूरी पर है। तो यहां से एक जो पॉइंट बनेगा ये यहां कहीं 3D में, यहां पे जो पॉइंट होगा यहां कहीं, ठीक, वो x एक्सिस में x यूनिट होगा, y एक्सिस में y यूनिट होगा, z एक्सिस में z यूनिट होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपने पोजीशन डिफाइन की इस पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहने का मतलब कि अगर आपको कभी भी पोजीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। छोटा सा पॉइंट था ये, ठीक। अच्छा, पोजीशन के बाद बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। सुनो देखो, पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही चीज है, ठीक है। तो देखो दो तरीके की क्वांटिटीज अभी तक आप पढ़ चुके हो 10th में, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो दूसरा पॉइंट जो अपना है वो है पाथ लेंथ, या तो आप पाथ लेंथ बोल लो, और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। एक डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर जानते हो आप, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और दूसरी चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अभी तक आप 10th में सिर्फ ये जानते थे कि भैया वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यही दो चीजें होती हैं, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन बेटा क्लास 11 पे वेक्टर में सिर्फ ये चीजें नहीं होंगी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बेसिकली फंडा तो यही है कि वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही होता है, ठीक। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एकदम अलग हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का सारा खेल आता है मोशन इन 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो वेक्टर की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ना बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा
इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, ठीक है, कैसे उसके डायरेक्शन निकालते हैं, tan थीटा कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सारी सब कुछ जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो चलो जब हम 2D करेंगे तब करेंगे, अभी फिलहाल में हम लोग ये जान लें कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जहां पे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। 1D के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है। 1D में आप वेक्टर को सिर्फ इतना ही समझो क्या कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे समझाएं, उसको समझाने का बेस्ट तरीका है कि मान लो ये कोई एक पॉइंट ए है, एक पार्टिकल मूव किया ए पॉइंट से ऐसे और ऐसे, ये पहुंच गया कहां, बी पॉइंट पर, ठीक। और दूसरा पार्टिकल था वो ए पॉइंट से चला और ये ऐसे सीधे पहुंच गया बी पॉइंट पर, सीधी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक। तो एक पाथ तो ये हुआ, ये और एक पाथ ये हुआ, ये और ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होगी या पाथ लेंथ होगी, एक्चुअली जो पाथ लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है उसको डिफाइन करोगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे, डिस्टेंस इसको आप डिफाइन करोगे द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करोगे आप द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। अगर ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर, ठीक, नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर। तो हमको आप इस केस में डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो ये है, ये और ये, तो ये क्या हुआ, हाफ सर्कमफेरेंस मिलके एक कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। भाई आधा सर्कमफेरेंस ये है, आधा सर्कमफेरेंस ये है, दोनों का 7 और 7 है, तो इसका मतलब 2 पाई आर, ये जो सर्कमफेरेंस होगा क्या यही डिस्टेंस होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 से 7 कट गया विच इज इक्वल टू 44 मीटर। ये तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालने जाएं तो द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये है, ये और ये, ठीक। तो अगर ये 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर यहां भी होगा, यहां 7 मीटर है तो यहां भी 7 मीटर होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 14 मीटर ये, 14 मीटर ये। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई भाई आपकी, डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 14 और 14 28, 28 मीटर्स, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, देखो ये जो आया वो छोटा आया, ये जो आया ये बड़ा आया। तो ये तो आप लोग 10th में भी जानते होंगे ना कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है या इक्वल होती है मॉड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के। ये आपको पता होना चाहिए। मॉड क्या बताता है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी या तो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है या उसके मैग्नीट्यूड से बड़ी हो सकती है, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो देखो डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 44 मीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो 28 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वो बड़ी है वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलो जरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो मान लिया कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कल में चल रहा, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस है 7 मीटर, ठीक। ये ए पॉइंट था पार्टिकल का, ठीक है, और ये यहां से यहां कहीं पहुंच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। जब ये ए से बी तक पहुंचा उस टाइम पे यहां पे जो एंगल बना था ये बना 120 डिग्री मान लिया,
ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल इसने बनाया। तो आप हमको बताओ कि ए से बी तक मूव करने में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। दोनों चीजें आपको बतानी है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। खुद से कैलकुलेट करके जरा बताओ फटाक से क्या होगा यहां पे। चलो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लिया, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्चुअली गया कैसे है, यहां से ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए यहां तक, इसका मतलब अलोंग द सर्कमफेरेंस, अलोंग द आर्क। ठीक, ये क्या होगा, अगर ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है तो ये आर्क होगा। तो जो पार्टिकल है वो एक्चुअली मूव किया अलोंग द आर्क। ठीक, क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अच्छा, इसमें जो एंगल होता है बेटा ये रेडियन में रखते हैं। ठीक है, इसमें जो एंगल होता है वो रेडियन में रखते हैं, डिग्री में नहीं। कहने का मतलब ये कि ये 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री है। इस डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो जो पाई होता है, पाई की वैल्यू, पाई रेडियन होता है और इसकी डिग्री में वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो पाई अपॉन 180 आ जाएगा। ये रेडियन है और ये डिग्री है। ठीक, तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 है तो 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 गया, 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2 पाई बाई 3, ये आ गया 120 डिग्री की वैल्यू। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3, तो 22 इंटू 2 44/7 3 21, 44/21। तो यहां पर जो एंगल रखते हैं हम लोग वो रेडियन में रखते हैं बेटा। तो ये 120 डिग्री को अगर हमने रेडियन में निकाला तो उसकी वैल्यू आ रही है 44/21। तो यहां रखो 44/21। ये आर्क क्या है, ये ए से लेके ये बी तक, ये जो जाएगा ये, इसी को तो हम आर्क कहेंगे। तो ए बी आर्क है, रेडियस कितनी है 7। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 44 इंटू 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44/3 मीटर। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44/3 मीटर। तो ये क्या आया, ये आया हमारा डिस्टेंस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, एक्चुअली वो यहां से यहां तक मूव किया, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 44/3 मीटर। अब जरा हम लोग बात कर लें डिस्प्लेसमेंट की, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, और एक चीज बेटा, आपने क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर दी है और आज अपना पहला लेक्चर है। थ्रू आउट द लेक्चर कंटिन्यूअस चलते जाएंगे, तो आप अपनी एक खुद की नोट्स कॉपी बना लो। ठीक है, वीडियो को देखते जाओ और अपने सेल्फ नोट्स खुद से प्रिपेयर करो। एग्जाम टाइम में वो नोट्स आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाना, जरूर बनाना, जरूर बनाना, ये रिक्वेस्ट है। इससे आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। सेल्फ मेड नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो अपने नोट्स खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। वीडियो को देखते जाओ, पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिखो, उसको सॉल्व करो। अगर सोल्यूशन आपसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो में मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूं उस सोल्यूशन को आप उसके नोट्स में लिखो। वो नोट्स आपका पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए विद सोल्यूशन। जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं उसके सोल्यूशंस भी आपके नोट्स में होने चाहिए। डे 1 है, फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। थ्रू आउट द ईयर आप नोट्स बनाते चलोगे तो लास्ट में आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, आपका खुद का सेल्फ मेड। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाना बेटा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। तीनों सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे फुल सिलेबस के साथ, तो उन तीनों के नोट्स आप जरूर बनाना। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने का खेल। इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फाइनल से इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये लेंथ जो होगी, यही लेंथ क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, बोलो। शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी ए, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, चलो देख लेते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट निकालने का खेल।
डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, देखो इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल ले, ये ए बी तो निकालना है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये रेडियस है, ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस है 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर ही होगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को ए ओ बी को हम बाहर निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, ये 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 ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर, ए बी हमको चाहिए। ये एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री। ठीक, एक तरीका तो ये है कि आप सीधे यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना बेटा, अगर ये आइसोसेलेस, देखो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटा अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x होगी तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, लेंथ को बाइसेक्ट कर देगा और ये वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा। यहां से ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल है बेटा तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब इस वाले ट्रायंगल को अगर हम ऐसे देख लें, देखो ये और ये 90 डिग्री है, यहां 90 बना लो। ये वाला एंगल कितना है 60, इसको 60 बना लो। 60 के सामने वाली साइड कितनी है x, तो 60 के सामने वाली साइड हो गई x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 7 का, ये है 7 मीटर का। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर लेंथ थी, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें ये x चाहिए। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है x और h कितना है 7। साइन 60 की वैल्यू √3/2 x/7। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा 7√3/2 मीटर। ठीक, तो बेटा अगर x की वैल्यू 7√3/2 आई है तो ये भी 7√3/2 होगा। ठीक, 7√3/2 मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7√3/2, 2 से 2 कट गया, 7√3 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस स्केलर थी, सीधा सीधा पाथ लेंथ निकाल दिया, और डिस्प्लेसमेंट एक हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ थी, उसके लिए हम लोगों को ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो दिमाग में ये बैठा लेना कि बेटा जो पाथ लेंथ होती है एक्चुअली वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, आपके बुक में जो पाथ लेंथ दिया हुआ है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, वो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है पाथ लेंथ। चलो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी क्या है ये तो पता ही है ना आपको। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इधर स्पीड लिख लेते हैं और इधर वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड हमें पता है क्या होती है, स्केलर होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो जानकारी हो गई। जरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लें। यहीं पे हम अब बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी
टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ट्रेवल ही कह लो, चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड है और ये एवरेज वेलोसिटी। अच्छा चलो न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो मान लो, सपोज करो कि ये ए पॉइंट था, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक। मान लिया ए पॉइंट से 10 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव किया, वो पहुंच गया बी पॉइंट पे, ए से बी की दूरी क्या थी 10 मीटर, ठीक है, आगे बात समझ में, ए से बी तक की दूरी क्या थी 10 मीटर, ठीक है। अब ये बी पॉइंट से वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए आया वेस्ट डायरेक्शन में और एक पॉइंट पहुंच गया सी पॉइंट, ठीक है। तो ए से सी पॉइंट की जो दूरी थी वो थी 5 मीटर, ठीक है। ए से बी तक जाने में उसको 2 सेकंड का टाइम लगा और ए से सी तक जाने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। हमको बताना है एवरेज स्पीड ए टू सी तक, ए से सी तक जाने में उसको उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या हुई, और एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक, ए से सी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और ए से सी तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ये दो चीजें हमको बतानी है। अब भाई एवरेज स्पीड ए से सी तक हम जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, अभी अभी हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा ना, एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ए से बी तक हो गया, ये 10 मीटर हुआ, फिर वो बी से ए तक आया 10 मीटर और आया, 10 मीटर गया 10 मीटर आया, 10 और 10 20, फिर वो सी तक पहुंच गया 5 मीटर, 10 गया 10 आया 20 और 5 और चल गया 25, टोटल उसकी जो डिस्टेंस हुई वो 25 मीटर की हुई। टोटल टाइम कितना लगा भाई, ए से बी तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगा, फिर बी से ए तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड जाना 2 सेकंड आना 4 सेकंड, और फिर ए से सी तक जाने में उसको 1 सेकंड लगा, तो 4 सेकंड यहां हो गया था, 2 जाना 2 आना और 1 ये 5, तो क्या ये 5 सेकंड इसकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। अगर इसको हम काटें तो 5 5 जा 25, 5 मीटर पर सेकंड, क्या ये एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर हम यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये आगे बात समझ में, इसको यहां लिख लो, ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सी है, यहां पे उसने अपना मोशन खत्म कर दिया और इनिशियली वो स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, तो सी से ए के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 5 मीटर है, सी से ए की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 5 मीटर है, तो ये आ गया 5 मीटर, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना कि मोशन स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट से, इसका मतलब ओरिजिन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, और ये होती है डायरेक्शन, हाँ, तो इसका मतलब इसको हम ओरिजिन पॉइंट मानेंगे, ये ओरिजिन पॉइंट होगा। इसका मतलब ओरिजिन की राइट हैंड साइड में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी होगा वो निगेटिव डिस्टेंस होगा। हाँ अरे यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव एक्स लिखते हो ना, 1 2 3 ऐसे लिखते हो, इधर लिखते हो तो -1 -2 -3 ऐसे लिखते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी होता है वो माइनस में होता है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर की वो तो ठीक कवर तो की उसने, लेकिन कितनी कवर की, दैट इज लेंथ वाइज तो वो 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ,
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो लेंथ वाइज तो वो 5 मीटर है, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज हम बात कर लें तो वो -5 है। तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर है, एकदम सही बात है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जहां मोशन स्टार्ट हुआ था ओरिजिन पॉइंट के पीछे है, ओरिजिन पॉइंट से -x की डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 5 मीटर की, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन पॉइंट से पीछे की तरफ है, नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन आ गया, तो उसने डायरेक्शन बता दी। अब टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। भाई ए से सी तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? अब ये मत कह देना कि सर ए से सी तक जाने में तो उसको केवल 1 सेकंड लग रहा है, ये मत कह देना कि टाइम तो यहां 1 सेकंड हो गया। क्यों? क्योंकि ए से सी तक जाने में तो उसको केवल 1 सेकंड का लगा। ना 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 दद्दा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मेरे भाई। क्या जो पार्टिकल था वो सीधा ए से सी पे पहुंचा? नहीं नहीं, वो एक्चुअली पहले ए से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आया, फिर ए से सी पे गया। गया तो वो ऐसे ही ना, पहले ए से बी, बी से ए, ए से सी। हाँ, ये अलग की बात है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट का जो लेंथ है वो -5 आ रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन टाइम, टाइम 1 सेकंड नहीं होगा यार, वो सीधा उड़ के यहां से यहां थोड़ी पहुंच गया सीधे सीधे ना, पहले वो यहां से यहां गया, तो ये टाइम भी तो लगा होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये 10 बजे मोशन इसने स्टार्ट किया, 10 बजे इसने मोशन स्टार्ट किया, तो ये 2 सेकंड यहां गया होगा, 2 सेकंड यहां आया होगा, यहां वापस जब आया होगा तो उस समय 10:04 हो गया होगा। ठीक है, 10:04 हो गया होगा। फिर ये यहां से यहां गया होगा तो 10:05 हो गया। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ए से सी तक पहुंचने में उसको टोटल 5 सेकंड लगे। 10 बजे इसने ए से मोशन स्टार्ट किया था, 2 सेकंड यहां गया, 4 सेकंड वो हो गए, 1 सेकंड यहां, तो कितना लगा? 5 सेकंड। ये कितना आया? 5 सेकंड। ठीक है, 5 से 5 काट दो, क्या बचेगा? -1 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, कि वेलोसिटी किस तरफ है? वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट पॉजिटिव होता है, वेस्ट नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और 1 क्या है? 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। 1 ने क्या बताया कि साहब जो एवरेज वेलोसिटी थी उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है? -1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको एवरेज वेलोसिटी का आइडिया हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो न्यूमेरिकल से मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब एक चीज और जानो, यहीं पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ही जानो क्या होता है। देखो, अगर अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, पार्टिकल शुरुआत में x1 पोजीशन पर था, ठीक है, पार्टिकल शुरुआत में x1 पोजीशन पे था और ये यहां पे पहुंचा x2 पोजीशन फाइनली। ठीक है, जब पार्टिकल x1 पे था उस टाइम पे टाइम t1 था, उस टाइम पे टाइम t1 था, और जब पार्टिकल t2 पे पहुंचा उस टाइम पे टाइम t2 हो गया। तो इस ड्यूरेशन में, t1 से t2 के ड्यूरेशन में अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और ये ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा भाई? अगर यहां कहीं ओरिजिन है, मान लिया यहां से, या ओरिजिन नहीं भी है तब भी अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी तो कैसे निकालेंगे? x2 - x1, ये अगर ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन से ये लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ x2 लेंथ होगी यहां तक, और ये वाली लेंथ कितनी होगी? x1। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? x2 - x1, ये लेंथ दे देगा हमें। यही तो, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वही तो निकालना था। ठीक, तो यहां से टोटल डिस्टेंस हम क्या कह देंगे? x2 - x1। टाइम कैसे निकालेंगे? फिर से वही, यहां से यहां तक पहुंचने में अगर उसको t2 टाइम लगा और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लगा, तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन होगा वो t1 - t2 होगा, ये वाला ड्यूरेशन। ठीक, टाइम क्या हो जाएगा? t2 - t1, ये होगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा क्या बताता है? जहां पे डेल्टा x ये बता रहा है कि x2 - x1, दैट इज चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन डिस्टेंस। और डेल्टा टी क्या बता रहा है? डेल्टा टी बता रहा है t2 - t1, टाइम में कितना चेंज हुआ और डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। ये डेल्टा x बता रहा है डिस्टेंस का, डेल्टा टी बता रहा है टाइम का।
अच्छा, इसका मतलब यह है कि एवरेज स्पीड को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और सुनो, एवरेज वेलोसिटी को यहीं से एवरेज वेलोसिटी की भी अगर हम बात कर लें तो एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहां पे ये जो x2 और x1 है ये डिस्टेंस था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई एवरेज स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो ये भी कह सकते हैं ना कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आ रही बात समझ में? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये चीज समझ में आ गई? अब सुनो यहां से एक कहानी और कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है साहब। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये थोड़ा सा टेढ़ा चीज लगता है आप लोगों को 11th में, है कुछ नहीं। देखो एवरेज स्पीड क्या बताता है? एवरेज स्पीड बताता है एक टाइम स्लॉट में t1 से t2 तक, इस टाइम स्लॉट में आपकी स्पीड क्या थी, एक पूरे टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड क्या थी, वो बताता है एवरेज स्पीड। और उस पूरे टाइम स्लॉट के किसी एक इंस्टेंट पर आपकी स्पीड क्या है वो बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसका नाम ही ना इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो सपोज कर लो कि 10 बजे से 10:30 तक हम किसी मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। 10 बजे वो पार्टिकल x1 पे था, 10:30 पे वो x2 पे था। तो अगर हम एवरेज स्पीड यहां से बात करें तो एवरेज स्पीड फिर से वही चीज आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाई हाफ मिनट 30 मिनट्स, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हमें एवरेज स्पीड देगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ लें कि 10:12 पे स्पीड क्या थी तो तुम बता पाओगे? नहीं। ये जो एवरेज स्पीड आ रही है वो ये बता रहा है कि 10 से 10:30 के बीच की जो एवरेज स्पीड है वो आपकी ये है। अब इसकी वैल्यू जो भी हो, ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब उसकी वैल्यू जो भी हो, मान लिया 5 मीटर पर सेकंड आया, मान लिया, तो ये बताएगा आपको कि 10 बजे से 10:30 के बीच में जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन अगर मुझे 10:12 पे एग्जैक्टली मेरी क्या स्पीड थी वो निकालना चाहे तो वो एवरेज स्पीड नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में हम कभी तेज चले होंगे, कभी धीमे चले होंगे। हो सकता है 10 से 10:30 के बीच में हमारी स्पीड, ये एवरेज स्पीड आई 5 मीटर पर सेकंड। हो सकता है हम 10 से 10:30 के बीच में, हो सकता है कभी किसी इंस्टेंट पे हम 40 मीटर पर सेकंड पे चले हों। हो सकता है किसी इंस्टेंट पे हम 1 मीटर पर सेकंड चले हों, या हो सकता है किसी इंस्टेंट पे हम रुक गए हों, सिग्नल लाल हो हम रुक गए हों, जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो एवरेज स्पीड इंस्टेंट की बात नहीं करता, 10 से 10:30 के बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। वो ये बता रहा है साहब कि 10 से 10:30 के बीच का इंटरवल जो है, इस पूरे इंटरवल एक जनरल स्पीड आपकी आई और वो जनरल स्पीड ये है। किसी भी इंस्टेंट पे आपके साथ क्या हुआ, आप रुके या बहुत तेज होगा, इससे कोई भी मतलब नहीं होता एवरेज स्पीड को। उसके लिए हमको निकालना पड़ता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो वो कैसे निकलता है, सुनो। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम पहले बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड हमारे पास है क्या। एवरेज स्पीड ये है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक, अब देखो, अब अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक इंस्टेंट पे ना, समझ रहे हो? जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था 10 बजे से 10:30 बजे तक, ये इंस्टेंट को यहां पे x2 था, यहां पे x1 है। तो इस पूरे इंटरवल में ये जो 10:30 का टाइम है वो t2 था और ये जो 10 बजे का टाइम था वो t1 था। इसका मतलब डेल्टा टी, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई? t2 माइनस t1 ना, दैट इज 10:30 से 10 बजे तक, ये आधे घंटे है, 30 मिनट का इंटरवल आया। जब इंटरवल हमारा 30 मिनट का आया, आधे घंटे का, या किसी एक टाइम इंटरवल का आया, उसमें हम निकाले एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी एक इंस्टेंट पे, मतलब हमने तुमसे कहा साहब 10:12 पे आप हमको 10:12 पे आप हमको स्पीड बताओ इंस्टेंटेनियस, ठीक है? तो एग्जैक्टली 10:12 हुआ ना, एग्जैक्टली 10:12 का ही टाइम हुआ। इसका मतलब जो डेल्टा टी था इसकी वैल्यू क्या हो गई? t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्यों? क्यों? क्योंकि जो चेंज इन टाइम था वो तो 0 हुआ ना यार।
10:12 पे T2 क्या लोगे और 10:12 पे T1 क्या लोगे? T2 भी यही है, T1 भी यही है। क्यों? क्योंकि फाइनल टाइम भी यही है, इनिशियल टाइम भी यही है। एवरेज स्पीड के केस में फाइनल टाइम हमारा ये था, इनिशियल टाइम हमारा ये था, एक टाइम स्लॉट था, इतने बजे से लेके इतने बजे के बीच में हमारा टाइम डिफरेंस आया था हाफ एन आवर। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो इसी टाइम इंटरवल पे ही तो हमको निकालना है मेरे भाई। 10:12 ही तुम्हारा फाइनल टाइम है और 10:12 ही तुम्हारा इनिशियल टाइम है। इसी इंस्टेंट पे तुमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है और इसी मोशन पे तुमको स्पीड चाहिए, तो फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही है। इसका मतलब T2 माइनस T1 डिफरेंस इन टाइम क्या है? 0। और जब भी कभी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए बेटा, जब भी कभी मैथमेटिकली जब भी कभी डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाए, टेंडिंग टू लगभग ऑलमोस्ट 0 हो जाए, ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो बेटा मैथमेटिक्स में ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ था ना, ये क्या था? एवरेज स्पीड था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो गया अगर, तो इसी टर्म को हम लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। और ये जो डी एक्स बाई डी टी होता है, यही होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यही जो डी एक्स बाई डी टी है, यही होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, तो यहां से आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? डी एक्स बाई डी टी। और ये जो डी एक्स बाई डी टी है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। 11th में आपको दो टर्म्स नए मिलेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, पीसीएम वाले हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ही पढ़ोगे मैथ्स में। ठीक, लेकिन अगर आप पीसीबी वाले हो, बायो वाले हो, तो बेटा मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिकल टूल का, ठीक है, जिसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, ये सब कुछ सारा टॉपिक उसमें कवर करूंगा मैं। 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियो बने, उस वीडियो में मैं आपको वो सारे मैथ्स के टूल दूंगा, वो सारे फॉर्मूले, वो सारे मेथड्स बताऊंगा मैं, जो फिजिक्स में यूज होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी है ना आपका, मोल कंसेप्ट, ये सब कुछ है ना, तो वहां पे आपके मैथ्स का फॉर्मूला यूज होगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो जब मैं बनाऊंगा तब बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप जानो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड dx बाई dt है, एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। क्या ये आपने समझाया? ऐसा जरा न्यूमेरिकल से समझा दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाए। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इस पे, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही बात है, समझता हूं मैं कि सर ये जो डेफिनेशन से आपने समझाया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल से समझाइए, ज्यादा समझ में आता है। आई एग्रीड कि न्यूमेरिकल से चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, एकदम सही बात है। देखो, मान लिया कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि साहब एक कोई पार्टिकल है, a particle covers the distance, a particle covers the distance according to given relation. A particle covers the distance according to the given relation. और रिलेशन क्या है वो? x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। मान लिया कि x क्या है? डिस्टेंस है, t क्या है? टाइम है। तो पार्टिकल जो था, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो डिस्टेंस कुछ ऐसे थी कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इतनी, 3। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बदलेगा। 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा? जब टाइम 1 सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5। तो 2 प्लस 3 माइनस 5 मतलब 0। टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे उसने 0 डिस्टेंस कवर की थी। टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कुछ और होगा, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कुछ और होगा, एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बदल रही है, कहने का मतलब ये। ठीक, तो जो पार्टिकल था वो अपनी जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो कुछ ऐसे कवर कर रहा था। हमको क्या क्या निकालना है? फाइंड फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड between t equals to 3 second to t equals to 5 second, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज इंस्टेंटेनियस, ठीक है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, क्या क्या बताना है हमको? एवरेज स्पीड बताना है 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, ये एक टाइम स्लॉट है। इस टाइम स्लॉट में हमको एवरेज स्पीड बताना है और हमको बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक, चलो तो पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। हमको क्या बताना है भैया? एवरेज स्पीड बतानी है। सोल्यूशन देख लो इसका क्या है। कोई भी क्वेश्चन यार मैं जब देता हूं ना, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई किया करो खुद से। वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो। नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखो। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कम से कम आपका दिमाग कुछ सोचेगा। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में हमको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या भाई? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बोले तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो पहले तो x2 निकालो। x2 क्या है? अच्छा t2 और t2 माइनस t1 क्या है भाई? t2 की वैल्यू है 5 सेकंड, t1 की वैल्यू है 3 सेकंड। तो x2 5 सेकंड पे निकाल लो पहले। यहां से x2 क्या हो जाएगा? 5 सेकंड पे, जहां जहां t है वहां वहां 5 रखो। 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5। तो 5 5 25 इंटू 2 50 प्लस 15 माइनस 5। 15 में 5 गया 10, 50 10 60, 60 मीटर ये आ गया x2। x1 निकालो। x1 आ गया आपका, t की वैल्यू 3 रखो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5। क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 2 18 प्लस 3 3 9 माइनस 5। तो 18 2 20 7 27, 27 में 5 गया तो 22 मीटर। ठीक है, तो भैया ये आ गया हमारा x2, ये आ गया हमारा x1। x2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 मीटर, यहां रखो 60 मीटर, माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 22 मीटर, यहां पर रख दो 22, डिवाइडेड बाई t2 कितना है? t2 है 5 सेकंड, t1 कितना है? 3 सेकंड। ठीक है, तो ये x2 और x1 का काम हो गया, इसको हटा दो। यहां से 60 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में 2 गया 8, 5 में 2 गया तो 3 भाई, 5 में से 3 गया तो 2, ये बचेगा ना 38 2 40 40 20 60। हाँ ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई भाई? एवरेज स्पीड। t इक्वल टू 3 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में आपकी जो एवरेज स्पीड आई, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई 19 मीटर पर सेकंड। ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? 19 मीटर पर सेकंड। ठीक, सेकंड पार्ट देख लो यहीं पे। अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस की। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन पार्ट 2 का देखो। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं पहले तो ये जान लो। अभी तो मैथमेटिकल टूल का जो वीडियो आएगा वो आएगा, अभी फिलहाल में पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है देख लो। अगर हमको x टू द पावर n का d बाई dx निकालना है, x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन उसी का होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, अगर यहाँ t है तो ये जो फंक्शन है वो t में होना चाहिए, तो इसीलिए x इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर x को हमें डिफरेंशिएट करना है, x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू आ जाती है जो भी पावर दिया हुआ है वो आगे और पावर पे -1। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? जो भी पावर दिया हुआ है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर पे -1 हो जाता है। तो सिंपली यहीं पे अप्लाई कर लो। x की वैल्यू क्या है? d बाई डी टी इंटू एक्स क्या है? x की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। तो भाई ये d बाई डी टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, d बाई डी टी इंटू 2t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी इंटू 3t माइनस d बाई डी टी इंटू 5। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बेटा ये 2 तो कांस्टेंट था, 2 बाहर आ गया, इस 2 को हम यहां लिख लिए। अब देखो t की पावर n और t के रिस्पेक्ट में मैंने क्या बताया था? x की पावर n x के रिस्पेक्ट में, यहां t की पावर n t के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 आगे आ जाएगा और 2 -1 हो जाएगा, मतलब ये 2 तो पहले ही से था, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू टी टू द पावर 2 -1 होगा। ये क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ गया और t की पावर 1 है ना, यहाँ पे 1 आगे आ गया, तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 -1 माइनस, यहां कुछ नहीं है तो ये 0।
टी का टर्म ही नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये t 2 टू द पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 4t प्लस है यार, ये प्लस 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आ गया। अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना था वो एट t इक्वल टू 4 सेकंड निकालना था, तो ये हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आई है, एक मिनट ये दिख रहा है यार कैमरे में, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड आई है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड 4t प्लस 3, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारी आई 4t प्लस 3, और कब निकालना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पर। तो यहाँ पर t की जगह 4 सेकंड पुट करो, 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 19 मीटर पर सेकंड। तो ये कोइंसिडेंस हो गया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमारी 19 मीटर पर सेकंड आ गई और एवरेज स्पीड भी हमारी 19 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एग्जैक्टली 4 सेकंड पे 19 मीटर पर सेकंड आया है, ठीक है। मतलब t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 5 में पहले 3 से 2 पे गया होगा, सॉरी 3 से 4 पे गया होगा, 4 से 5 पे गया होगा, टाइम स्लॉट है ना, 3 सेकंड पे मोशन शुरू हुआ, 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड हुआ होगा, 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड हुआ होगा, तो एग्जैक्टली 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 19 मीटर पर सेकंड है। लेकिन एवरेज स्पीड 19 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि 3 से लेकर 5 तक लगातार वो 19 से चला, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा आ गया 19 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी में अगर 4 सेकंड की जगह 5 सेकंड कर देता तो, ठीक है, 5 सेकंड की बात अगर कर ले हम, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो यही है ना सेम, बस t की वैल्यू 5 करो, 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 पंचे 20 प्लस 3 कितना आ गया 23, 23 मीटर पर सेकंड। मतलब आखिरी 5वां सेकंड जो था उस टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रही होगी 23। अच्छा, t इक्वल टू 3 सेकंड पे निकाले जरा, लास्ट में सबसे तेज रहा होगा 23 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले जरा, तो देखो 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 15 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड था, t इक्वल टू 4 सेकंड पे 19 मीटर पर सेकंड हुआ, t इक्वल टू 5 सेकंड पे 23 मीटर पर सेकंड हुआ। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग थी, t इक्वल टू 3 पे कुछ और, t इक्वल टू 4 पे कुछ और, t इक्वल टू 5 पे कुछ और, लेकिन जो एवरेज स्पीड थी वो t इक्वल टू 3 से लेकर 5 तक कांस्टेंट बनी हुई थी 19 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कांसेप्ट खत्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।